हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हमारा चल रहा है लेक्चरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का जो पेपर था, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका हमने एक वीडियो बना के पहले ही डाउनलोड कर दी गई है, जिसको आप भाग 1 के रूप में इसमें देख सकते हैं दोस्तों। और आज की क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे को दोस्तों। चूँकि हम इस पेपर के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन आए हैं उन सारे ऑप्शंस को जो है यहाँ क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शंस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो जो है आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही पेपर में कम से कम आपके 150 क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे, बल्कि आपके यहाँ 400-500 क्वेश्चन के आसपास तैयार हो जाएंगे दोस्तों। और चूँकि पेपर लगभग मिलता जुलता आता है, और जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं के अंदर की डिटेल फिर अगले पेपर में पूछ दी जाती है, तो इसलिए हम इसमें ऑप्शंस पर भी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों एक प्लानिंग के तहत पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और एक प्लानिंग के तहत तैयारी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और हमें आगे किस प्रकार से आपको क्लास देनी चाहिए, इस पर अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो किसके द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन का जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन आपका ब्लूम है, पासी है, स्पेंसर है, या बीएफ स्किनर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो तो है अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत दिया था वो बीएफ स्किनर ने दिया था दोस्तों। ठीक है, स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत बहुत ही जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। अब साथ ही साथ इसमें देखिए बी एस ब्लूम। अब बी एस ब्लूम ने क्या दिया था दोस्तों? बी एस ब्लूम का आपने देखा होगा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। तो बी एस ब्लूम ने क्या किया है दोस्तों? शैक्षिक उद्देश्यों का, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है दोस्तों। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया है, ठीक है। और साथ ही साथ देखते हैं कि अगले हमारे पास साथ में इसमें है कि बी एस पासी। तो बी के पासी, ठीक है दोस्तों। तो बी के पासी के जो है सिद्धांत तो है नहीं, बट इनके एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है बिकमिंग बेटर टीचर। तो ये क्या, इन्होंने एक बुक दी है, वो दी है बी कमिंग, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, बिकमिंग बेटर बेटर टीचर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बिकम ए टीचर, ठीक है ना। तो बाद में एक टीचर में आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं बाद में एक टीचर बनना चाहता हूँ, या वी वांट टू बिकम अ टीचर। जैसे हम जो है लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बिकमिंग ए टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बी के पास ही द्वारा जो दिया गया, उनके द्वारा दिया गया बिकमिंग बेटर टीचर। क्या दिया गया दोस्तों? बिकमिंग बेटर टीचर। आप इसको शुद्ध रूप में लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो तीसरे इसमें जो नाम है हार्बर्ट स्पेंसर। हार्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था दोस्तों? इन्होंने दिया था सामाजिक, इनका था सामाजिक डार्विनवाद। इनका क्या था दोस्तों? सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। सामाजिक व डार्विनवाद का सिद्धांत ये इन्होंने दिया था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे बी एस ब्लूम ने क्या दिया था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था। बी के पासी की बुक का नाम है बिकमिंग बेटर टीचर, ठीक है, बी के पासी बिकमिंग बेटर टीचर। और हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। और बी एफ स्किनर ने दिया था दोस्तों अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यूजीसी का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग। ठीक है, आप थोड़ा शुद्ध लिख लेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर बोल के भी आपको बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। ठीक है, ये डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान देने का काम करती है। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। अब हम बात करते हैं कि इसमें अन्य कुछ पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो अन्य पॉइंट में देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास 1953 भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1953 में क्या हुआ था दोस्तों, भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राज्य पुनर्गठन। ठीक है दोस्तों, भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। ठीक है दोस्तों, अब इस आयोग का जो है इसी 1953 में ही पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसी 1953 में ही हुई थी पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या हुआ था दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना हुई थी इसमें 1953 में। उसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। आप नोट कर लेंगे, पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ हुई थी दोस्तों नाटक संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना भी हुई थी। तो 1953 देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 1953 में तीन चीज़ों की जो मुख्य तौर पर आती हैं, उन तीन चीज़ों का जो है यहाँ पर गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं 1958 में क्या क्या हुआ था दोस्तों। 1958 की बात करें तो हमारे पास एक तो NASA नासा, ठीक है, नासा की स्थापना हुई थी। और दूसरा हुआ था IIT बॉम्बे की स्थापना हुई, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछना ही पूछना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन पॉइंटों का आपका क्लियर हो गया। 1958 में नासा की और IIT बॉम्बे की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें मेन क्वेश्चन पे, तो यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। तो 1986 यानी 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चली थी, उसमें किस बात पर विचार किया गया था, तो प्रत्यागमन के रूप में, बिल्कुल गलत आंसर है। निवेश के रूप में, ये भी गलत है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर क्या विचार किया गया था, इसका विचार, इसमें जो विचार दिया गया था वो दिया गया था कि एक शिक्षा को एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में लिया जाए, कि जिससे पूरे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके और सभी लोग शिक्षित हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इसको लिया था, ना कि निवेश के रूप में। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है शिक्षा के रूप में, या प्रत्यागमन करना है, या राष्ट्रीय कार्यक्रम इसको मान लें, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। सामाजिक कार्यक्रम इसको माना गया जिससे समाज में हर वर्ग, हर व्यक्ति के पास शिक्षा पहुंच सके। तो ये 1986 में ये विचार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल अभी बिल्कुल नया है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही इस चैनल में हेल्प मिलेगी।
और हमारा मकसद है लेक्चरर मिशन लेक्चर 2025 में जो मतलब फॉर्म तो अभी आ जाएंगे 24 में, लेकिन 25 में जो एग्ज़ाम होना है 6 अप्रैल। दोस्तों आपको पता ही है कि 6 अप्रैल को इसकी निर्धारित तिथि है। 6 अप्रैल 2025 को इसका पेपर होना है। तो इस हिसाब से जो है आप समझ सकते हैं कि हमारे पास थोड़ा समय है, क्योंकि 5-6 महीने का समय बहुत आसानी से निकल जाता है। सिलेबस ज़्यादा होता है और पेपर के पैटर्न को समझना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, तो एक लंबी प्रोसेस होती है। तो इसके लिए समय 6 महीने कोई ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप तैयारी में अपने जुट जाइए दोस्तों, ठीक है। और कंटिन्यू आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको एक सटीक प्रिपरेशन मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है या संबद्ध है। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है दोस्तों। तो पहला दिया है बहु इंद्रिय उपागम, प्रणाली उपागम, कठोर शिल्प उपागम या मृदु शिल्प उपागम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का जो है शिक्षण सहायक सामग्री जो है किस उपागम से संबंधित है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों सॉफ्टवेयर उपागम भी है ही, क्योंकि जब हम कंप्यूटर वगैरह से पढ़ाते हैं तो सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं, और साथ साथ हम हार्डवेयर का भी यूज़ करते हैं। जैसे प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाते हैं तो भाई क्या है उसमें, ये भी प्रोजेक्टर और कंप्यूटर शिक्षण सहायक सामग्री हैं। तो इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं। प्रणाली उपागम भी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है दोस्तों, और साथ ही साथ बहु इंद्रिय उपागम ये भी शिक्षण सहायक सामग्री के उपागम से संबद्ध है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सारे के सारे सही हो रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो पेपर में आया होगा जब, तो इसके सारे सभी को जो है इसके बोनस अंक मिले होंगे दोस्तों, ठीक है नहीं, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शन सही थे इसमें। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि सभी को अंक मिला होंगे, और ये पेपर आपका 2020-21 का है दोस्तों। जो इससे पहले वाला प्रवक्ता स्क्रीन का पेपर हो रखा है, ये वही है उत्तराखंड का, ठीक है दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किस प्रकार का पैटर्न आता है पेपर का, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इस पेपर को हम पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को जो है कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो ली थायर के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है। दोनों जो भाग हैं वो क्या क्या हैं। एक तो है मौखिक संचार टिप्पणी, ठीक है दोस्तों, क्या है मौखिक संचार टिप्पणी, ठीक है दोस्तों। एक तो ये है, ठीक है, संप्रेषण के मूल कार्य है वो मौखिक संचार टिप्पणी है। और दूसरा है अमौखिक संचार। दूसरा क्या है दोस्तों, अमौखिक संचार, ठीक है। तो ये इसके 2 भाग हैं। ली थायर के अनुसार संप्रेषण को 2 मूल कार्यों में बांटा गया है, एक तो मौखिक संचार और दूसरा अमौखिक संचार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों NCTE की स्थापना कब हुई थी आप बता सकते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1973, और इसकी जो है 1993 भी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि 1993 में अगर हम बात करें इसकी जो वैधानिक निकाय के रूप में इसको कब लिया गया था। इसको वैधानिक निकाय के रूप में लिया गया था दोस्तों 17 अगस्त 1995 को, ठीक है। तो इसलिए इसको 1993 भी इसको माना गया है दोस्तों। तो इसके जहाँ पर भी देख रहे हैं 2-2 आंसर प्राप्त हो रहे हैं। तो 1993 इसका मुख्य है। NCTE की स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। आप इसको जरूर याद कर लेंगे, NCTE की स्थापना 1993 में। और साथ ही साथ इसको वैधानिक रूप जो माना गया था वो 1995 में, वैधानिक रूप से इसको 17 अगस्त 1995 को इसको जो है वैधानिक जो है रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं NCTE का जो ध्येय वाक्य है दोस्तों,
इसका ध्येय वाक्य क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों गुरु गुरुर गुरु गुरुर गुरु तमो तमोधाम गुरुर गुरुर गुरु तमो धाम। ठीक है दोस्तों, ये है इसका ध्येय वाक्य, आप इसको नोट कर लेंगे। गुरुर गुरु तमो धाम, गुरुर गुरु तमो धाम। ठीक है, ये इसका जो है ध्येय वाक्य है। ऐसे ही आपका एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य भी है। ठीक है, और अन्य भी हैं, बट एनसीईआरटी का भी ध्येय वाक्य पूछा जाता है। ठीक है, कुछ उससे संबंधित है, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कोठारी आयोग का गठन दोस्तों आपको सभी को याद ही होगा, और हमारे पास ये ऑप्शन पर भी टिक लगा हुआ है। तो 1964 में कोठारी आयोग का गठन हो गया था। ठीक है, कोठारी आयोग 1964 में बना था, और ये 1964 में किस डेट में बना था, 14 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई 1964 में। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे भाई, अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है दोस्तों, दौलत सिंह कोठारी, आप सही से लिख लेंगे। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने जो है इसको, अगर हम बात करें तो इसको माना जाता है 1964 से लेके 66 तक, 1964 से लेके 1966 तक। ठीक है, तो 1964 से 1966 तक इसको माना जाता है कोठारी आयोग को। और जो इसकी जो रिपोर्ट थी वो कब सौंपी गई थी, 29 जून, 29 जून और 1966, 29 जून 1966 को इसने अपने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, और इसकी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, तो इसमें कुल कितनी संस्तुतियाँ थी, इसमें थी टोटल 23 संस्तुतियाँ थी दोस्तों। कितनी संस्तुतियाँ, इसमें 23 संस्तुतियाँ थी टोटल। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि कोठारी आयोग में कितनी संस्तुतियाँ थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो 23 इसमें संस्तुतियाँ थी कोठारी आयोग में। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं कोठारी आयोग पर, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कोठारी आयोग से संबंधित है दोस्तों। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना करने का सुझाव किसने दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नहीं दिया था, राधा कृष्णन आयोग ने भी नहीं दिया था, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये जो सुझाव दिया था दोस्तों, कोठारी आयोग ने दिया था कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। ये सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। अब इस आयोग के क्या क्या सुझाव थे और देखते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना, साथ ही इसने कहा था कोठारी आयोग ने शिक्षा स्कूल स्थापित किए जाएं। ठीक है, इन्हें कहा था शिक्षा स्कूल स्थापित करने की बात कही थी। और इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि कुछ स्कूलों को क्या किया जाए, सहकारी स्कूल बना दिए जाएं, सहकारी स्कूल। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कुछ स्कूलों को सहकारी स्कूल बना दिए जाएं। तो ये इन्होंने जो है कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये बात भी इन्होंने कही थी। और कोठारी आयोग की जब हम बात करें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 1964 से 66 के बीच इन्होंने अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये इसका 1964 से 66 माना जाता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 24 की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक हैं। तो शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक क्या हैं दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है। शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक होंगे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट एंड सिलेबस, क्या सिलेबस पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक में आते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। अब मूल्यांकन के क्षेत्र क्या है दोस्तों? देखो, मूल्यांकन का क्षेत्र जो है सीमित तो हो नहीं सकता, असीमित भी नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं कि हम मूल्यांकन कर ही नहीं पाए, बिल्कुल लिमिट से बाहर है, ऐसा भी नहीं है। संकुचित नहीं हो सकता, लिमिटेड नहीं है बिल्कुल भी। इसका जो क्षेत्र है विस्तृत है, यानी कि मूल्यांकन जब आप करेंगे तो मूल्यांकन की प्रोसेस जो है बहुत डिटेल होती है और उसमें किसी भी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या हो गया दोस्तों? विस्तृत होता है मूल्यांकन का क्षेत्र। अब बात करते हैं कक्षा में मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों कक्षा की, तो कक्षा में मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जा सकता है कक्षा में मूल्यांकन। और 3 प्रकार से क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? 3 प्रकार से में हम बात करें तो एक तो सीखने के लिए मूल्यांकन, पहली बात आती है सीखने के लिए मूल्यांकन, तो इसको आप नोट कर लें। और दूसरा आता है सीखने का मूल्यांकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो लिख भी देता हूँ दोस्तों, याद भी हो जाएगा। पहला है सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन। दूसरा है सीखने का मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के रूप में। ठीक है, सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो 3 प्रकार से जो है शैक्षिक मूल्यांकन किया जा सकता है एक कक्ष में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि क्या सीखा और क्या उसका फीडबैक रहा, ये सारी जो मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए इसका क्षेत्र कैसा होता है? मूल्यांकन का क्षेत्र होता है दोस्तों विस्तृत होता है। कैसा होता है? विस्तृत होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको जरूर याद कर लें। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये इन्होंने पूछा है। तो शिक्षण एक कला है, पहला ऑप्शन दिया है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जाते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण एक कला है, तो टीचिंग इज आर्ट। ठीक है, तो शिक्षण एक कला है तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन शिक्षण इसके साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है। शिक्षण कला के साथ कौशल भी है, स्किल भी है, टीचिंग एक स्किल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये शिक्षण एक विज्ञान भी है। शिक्षण क्या है? कौशल और विज्ञान दोनों है, कला, कौशल और विज्ञान। ठीक है, ये दो तीनों चीज़ें हैं। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया शिक्षक प्रशिक्षित किए जाते हैं, बिल्कुल शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं दोस्तों। और तीसरा इन्होंने दिया शिक्षक जन्मजात होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये। बल्कि शिक्षक क्या होते हैं? जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षक क्या किए जाते हैं? शिक्षक तो बनाए जाते हैं दोस्तों। बनाए कैसे जाते हैं? ट्रेनिंग करके, है ना। ट्रेनिंग कराई जाती है तब शिक्षक तैयार होते हैं। टीचिंग करना आसान काम से क्या है? टीचिंग की एक स्किल है, एक साइंस है, आर्ट है, तो सारी चीज़ें हैं भाई टीचिंग के अंतर्गत। तो टीचिंग जो है जन्मजात नहीं होता, यह जो है प्रशिक्षित करके यानी ट्रेनिंग देकर शिक्षक तैयार किए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 27, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है मुदालियर आयोग। किस नाम से जाना जाता है इसको? दूसरा मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग की जब स्थापना की बात आती है तो सितंबर 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना हुई थी, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा मुदालियर आयोग ने प्रस्तुत की थी दोस्तों।
अब बात करते हैं हम, अगर वुड वुड के घोषणा पत्र द्वारा क्या क्या बातें कही गई थी, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये प्रश्न पेपर में आ गया तो थोड़ा आपको हिट करने में इजी रहेगा, क्योंकि हो सकता है वुड घोषणा पत्र से संबंधित आए। हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग वुड का घोषणा पत्र सिलेबस में नहीं है, ऐसे ऑप्शन में आएगा, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने एक तो अंग्रेजी शिक्षा पर महत्व दिया था, जबकि हमारी जब स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा हमारी रही उसमें अंग्रेजी शिक्षा को तो महत्व दिया ही है, लेकिन साथ में हिंदी भाषा को भी महत्व दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने दिया है दोस्तों, महिला शिक्षा पर बल दिया था। तो ये बात इनकी सही थी। इन्होंने वुड ने जो है घोषणा पत्र, अपने घोषणा पत्र में महिला शिक्षा को भी महत्व दिया था दोस्तों। ये अच्छाइयाँ इनके अंदर थी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, क्या कहा था दोस्तों, वो कहा था प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, मातृ शिक्षा में, बात इन्होंने कही थी। ये बात इनके फैक्ट वुड के घोषणा पत्र से थोड़ा फायदेमंद थे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात कही, तो इन्होंने इसकी स्थापना जो हुई थी 4 नवंबर और 1948 में हुई थी। इसका तो मेन उद्देश्य था दोस्तों, राज्य में उच्च शिक्षा पर बल देना था। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए ये आयोग बनाया गया था। उसके अलावा आता है भारतीय शिक्षा आयोग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1964 से 66 तक मानी जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण आयोग की दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आयोग और है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में। इसको जरूर नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, क्योंकि 2005 में तो लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। ठीक है, तो वैसे ये राष्ट्रीय योजना आयोग के नाम से भी इसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कह दिया गया था, यही 2005 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने संगी साथियों को भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1980 में। और इसे प्रारंभ किसने किया था, इसको किया था दोस्तों एम एच MHRD। किसने किया था दोस्तों, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, किसके द्वारा इसको किया था। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ किसने की थी, राष्ट्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी। और ये कब की गई थी, 1980 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, किसके लिए की गई थी, ये की गई थी दोस्तों स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि रूसा का पूरा नाम क्या है। रूसा, RUSA। तो रूसा का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसका जो वह है उच्चारण और स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ये R का मतलब राष्ट्रीय है, U का मतलब उच्चतर है, S का मतलब शिक्षा है, A का मतलब अभियान है। तो कोई इंग्लिश वर्जन इसका नहीं है, रूसा का हिंदी ही है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसको कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या था, ये पहली बात तो ये डेवलप कब किया गया, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने जो बल दिया था दोस्तों, वो उच्च शिक्षा का विकास इसने किया था, रूसा ने। ठीक है, उच्च शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया था। और इसने जो है इसके तहत, रूसा के तहत क्या क्या चीज़ें हैं,
रूसा के तहत दोस्तों निधि और सुधार ट्रैकर की सुविधा दी गई। किसकी? निधि व सुधार। अब निधि और सुधार ट्रैकर का मतलब क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका नाम है। तो उच्च शिक्षा के लिए निधि मुहैया कराना और उसके उसमें जो कार्यों में सुधार करना है उस सुधार को करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो कंप्यूटर तो आज के समय की मांग है, तो बहुत सारे ही काम इससे हो जाते हैं, बट कुछ कार्य ऐसे हैं जो कंप्यूटर से नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या क्या है दोस्तों? पहला दिया है परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण। दूसरा है लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षण हेतु। तीसरा है मूल्य विकास। और चौथा है शिक्षण की न्यायापूर्ति न्यूनापूर्ति, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उच्चारण में गलती, शिक्षण की न्यूनापूर्ति। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आंकड़ों परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, भाई आंकड़ों के को लेकर तो कंप्यूटर बनता ही है, तो कंप्यूटर तो आंकड़ों का काम तो कंप्यूटर बहुत आसानी से कर लेता है। उसके अलावा लेखा परीक्षण है, तो लेखा का कार्य भी कंप्यूटर करता है। तीसरा है शिक्षण की न्यूनापूर्ति, तो मिनिम जब कहीं पर अगर जो है सप्लीमेंट्री टीचिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी ये पूरा कर लेता है। अगर हम कंप्यूटर चला के क्लास में चले जाएं और कोई वीडियो बना के अगर हम उसको रिकॉर्डिंग कर दें और उसके बाद उसको प्ले कर दें, तो ये उस समय टीचिंग काम कंप्यूटर कर लेगा। बच्चे उसको देख देख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, तो शिक्षण की न्यूनापूर्ति को पूरा कर लेगा। तो इसका कार्य जो है मूल्य विकास करना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बट कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है ये जानने के बजाय हमको ये जान लेना चाहिए कि कंप्यूटर का कार्य क्या है। परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण करना, लेखा परीक्षण हेतु इसका यूज़ होता है, शिक्षण की न्यूनता पूर्ति के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से लेक्चर की तैयारी हेतु जो है क्लासेज मिलने वाली हैं। और इसके अंतर्गत देखिए हमने दोस्तों अभी इतने बड़े पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और हम पूरा डिटेल इसमें स्टडी करेंगे, तो एक अच्छी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें हमारा सामान्य ज्ञान भी आएगा। खंड 2 में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत हमारा और क्या क्या आने वाला है देखिए, जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे, करंट अफेयर आएगी, उत्तराखंड से संबंधित आएंगे, जैसे यहाँ उत्तराखंड में बेगार प्रथा के रूप में किस रूप में पाए जाते हैं, तो इस पर हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ऑप्शंस जो होते हैं हमें इनको स्टडी कर लेना ज़रूरी है, और एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, जिसमें 40-45 क्वेश्चन 400 450 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन की तो श्रृंखला है दोस्तों। उसके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमको करने हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इसमें करने हैं, तो पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर एक प्रिपरेशन मिलेगी दोस्तों। और क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, जिससे रिलेट आपको क्वेश्चनों को आसानी से अन्य क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। साथ ही साथ हिंदी भी है दोस्तों इसमें, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंतर्गत हैं, और आप इसको स्टडी ज़रूर करें। और इसका भाग एक से लेकर 15 क्वेश्चनों के जो भाग है एक है, वो हमारे प्ले लिस्ट में है। इससे पहले वीडियो हमने वही डाली है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इससे पहले भी हम ग्रुप सी के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिसके द्वारा हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर PYQ के थ्रू एक अच्छी प्रिपरेशन करें और पूरा डिटेल उसको स्टडी करें, तो हमारे क्वेश्चन कहीं से आउट नहीं हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें हैं। अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कंटिन्यू कर चाहिए, इसी प्रकार की क्लास है तो ये ज़रूर भी दीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को